तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था, हमने ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने जाना कि ग्लूकोज से किस तरीके से आपका पायरुवेट फॉर्म होता है। अब वो जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है उसका आगे का फेट क्या है, या फिर हम बात करें कि वो आगे जाके उस पायरुवेट का क्या होगा, साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट है उसका क्या होगा, वो डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में। मतलब सेल के अंदर कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उसका फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब पायरुवेट फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा। उसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक तरफ थी एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी तरफ था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमने बात कर ली कि उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और फाइनली क्रेब्स साइकिल में जाएगा और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जाएगा फर्मेंटेशन में। उसको भी हमने लास्ट क्लास में अपनी कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। तो आप जाकर के पहले प्लीज उस वीडियो को देखिए और बने रहिए बायन एक्टर्स के साथ और तैयारी को अपने करते रहिए। थर्ड में का आपका नीट का एग्जाम है और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायन एक्टर्स चैनल। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और बात करते हैं, क्विक रिकैप बनाते हैं अपने माइंड मैप में कि लास्ट क्लास में हमने कितना डिस्कस करा था। जब हम बात करते हैं, हमने देखा था कि ग्लूकोज आपका कहां प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में, सेल के पास आया था, सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ था और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, उसके बाद बना है आपका पायरुवेट। और पायरुवेट का अमाउंट कितना है, ये दो है, ठीक है। और ये है कितने कार्बन के, 3 कार्बन का। ग्लूकोज जो था वो 1 मॉलिक्यूल था और ये था आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब 2 पायरुवेट हुए हैं। अब इन 2 पायरुवेट का क्या होगा, ये आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। हमने वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने इतना डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से कि वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। इसको भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। और जब 2 पायरुवेट है तो 2 ही आपके एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 आपके एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएंगे अमाउंट में। अब ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, ये बेसिकली 2 कार्बन के होते हैं और इसमें से आपके 2 CO2 जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। कितने, 2 CO2 आपके रिलीज हो जाएंगे। 2 CO2 रिलीज हो गए थे और आपका एक NADH प्रोड्यूस होगा, NADH ये प्रोड्यूस होगा, प्लस आपका एक NAD की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज अ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम रहता है बेसिकली आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब ये जो पायरुवेट था, इसका कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में ये होता है आपका कहां पे, ये होता है आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट ही नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली आपका ओरिजिनेट जो हुआ है, जब हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को डिस्कस करा है बहुत अच्छे से, जब हम सेल वाली यूनिट को डिस्कस कर रहे थे, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल से काफी रिजेंबलेंस है। बात करें दोनों के अंदर स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कहां होगा ये सब कन्वर्जन, क्रेब्स साइकिल वगैरह कहां होगी, प्रोकैरियोट्स में। ये जो सभी चीजें होती हैं ये होती हैं आपके बेसिकली साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ध्यान रखना है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स की, तो ये होगा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। यूकैरियोट्स में आपके कौन आ जाते हैं, आपके प्लांट्स आ जाते हैं, आपके एनिमल्स आ जाते हैं। प्लांट्स की बात करें, ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो उन सभी के अंदर ये कहां होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहां से प्रोड्यूस हुआ है, ये एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा आपके क्रेब्स साइकिल में। ये जो 2 क्रेब्स साइकिल्स यहां पर रन होंगी, क्योंकि यहां पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो इसी तरीके से आपके आगे की जो डिस्कशन है वो होने वाले हैं। हमने आपके दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट कर दिया है कि किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो चल रहा है। अब डिफरेंट प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। इसको अभी वापस से एक बार और डिस्कशन कर लिया है और एक बार और हम नोट्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको आप लिखें, क्योंकि आपके पास मटेरियल इतना होना चाहिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख करके आ पाए। और नीट के एग्जाम में तो कोई भी किताब साथ नहीं जाती है, केवल आपका दिमाग साथ जाएगा। तो प्लीज कंसेप्ट को समझो, रटो मत, लिख के आने के पर्पज से मत पढ़ो, समझो। अगर हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट की बात करें, यही वही है आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही बेटा वही है कि कार्बन का हटना, क्योंकि पायरुवेट जो था वो आपने देखा कि वो 3 कार्बन का है और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट होने के बाद वो फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है जो कि आपका 2 कार्बन का है। तो मतलब कि उसमें से एक कार्बन तो निकल गया। एक कार्बन जो निकला है वो किसकी फॉर्म में निकला है, CO2 की फॉर्म में निकला है भाई। कैसे,
अब आप देखो कि यहाँ पे जो पायरुवेट है उसे कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ी और एनएडी की, मतलब ये दोनों एज ए कोफैक्टर की तरह यूज होंगे और कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा किस पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, CO2 आपका कार्बन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और एक NADH प्रोड्यूस हो जाएगा और एक प्रोटॉन आया। तो ये होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, यानी कि हम बात करें ये है आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्जन। इसकी लोकेशन कहां है, इसकी लोकेशन है अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के केस में ये नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स के केस में कहां होगा ये आपके साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना है। एंजाइम कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, एंड पायरुवेट अंडरगोज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका नाम याद रखना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अभी आप आगे चल करके पढ़ोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसके बाद, मतलब अभी हम बात करेंगे जब एटीपी सिंथेसिस की बात करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे, तब हम उससे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ध्यान रखना है इस बात का। अब रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, डिफरेंट डिफरेंट कोएंजाइम की, कोएंजाइम कोफैक्टर्स की। NAD एज अ कोफैक्टर यूज होता है, कोएंजाइम ए यूज होता है, मैग्नीशियम आयन यूज होता है और मल्टीपल कोएंजाइम जैसे कि लाइपोइक एसिड एटसेट्रा यूज होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। अब ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हुआ, दो पायरुवेट से आपके क्या क्या बने। अब एक पायरुवेट से तो आपका एक एसिटाइल कोएंजाइम है, एक CO2 और एक NADH बनता है, तो दो पायरुवेट से दो CO2 दो NADH, दो NADH दो CO2 और दो एसिटाइल कोएंजाइम। ये बात ध्यान रखनी है, मतलब एक ग्लूकोज से आप कहां तक पहुंच चुके हो, एक ग्लूकोज से आपने क्या सिंथेसाइज करा है, दो पायरुवेट। ध्यान रखनी है सारी की सारी कैलकुलेशन। और दो पायरुवेट से आपके क्या बने हैं, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये क्रिएट हो गए, प्लस आपके दो CO2 यहां से रिलीज हो गए हैं और आपका क्या क्रिएट हो गया है, आपके दो NADH क्रिएट हो गए। यहां पर भी आपके दो NADH क्रिएट हो रहे थे ग्लूकोज में, ग्लाइकोलाइसिस में, दो NADH। जब हम नेट ATP की बात करें तो दो ATP भी आपके जनरेट हुए थे। बिल्कुल ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, इन सभी चीजों को याद करते हुए चलना है। तो इसलिए बार बार मैं आपको रिवाइज भी कराता हूं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहां जाएगा, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये है आपकी क्रेब्स साइकिल। अभी बात करेंगे क्रेब्स साइकिल क्या होती है, क्रेब्स साइकिल्स। ये सभी सिचुएशन कहां एग्जिस्ट कर रही है, ये सभी की सभी सिचुएशन जो है ये एरोबिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रही है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में दो है अमाउंट में, तो क्रैब साइकिल भी कितनी होंगी आपकी, दो क्रैब साइकिल चलेंगी, रन होंगी साथ के साथ। अब बात करते हैं क्रैब साइकिल की। यहां तक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से भी अपने माइंड में बना चुके हैं कि किस तरीके से आपकी सिचुएशन चल रही है, आपकी ग्लूकोज से फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में किस तरीके से बना है। अब वो एसिटाइल कोएंजाइम का क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है उनके अंदर फाइनली फिक्स किया, उनके द्वारा फिक्स करा जाएगा आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में और क्रैब साइकिल को रन करा जाएगा। अभी जो क्रैब साइकिल है ये एक्चुअल में है क्या, क्रैब साइकिल को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें या फिर हम बात करें आपकी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर हम बात करें क्रैब साइकिल्स। इसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस क्रैब, उन्हीं के नाम पे साइकिल का नाम रख दिया गया है बेसिकली, जैसा कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा था, एम्बेडेड मेयर्स ऑफ पाथवे जिसे कहा जाता है। लोकेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइकिल कहां होगी, आपके साइटोप्लाज्म में, जैसा कि आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया उसमें साइटोप्लाज्म में, उसी की तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कहां होगी, आपके साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर ये वापस से कहीं होगी आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब इस पूरी साइकिल के अंदर, इस साइकिल की बात करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की फिगर है, ये जो साइकिल है, साइकिल पे आते हैं डायरेक्ट, ये आपकी है TCA साइकिल, या फिर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये आपकी एनसीईआरटी की साइकिल। इसमें टोटल 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उन 8 स्टेप्स को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अब आपने एनसीईआरटी के अंदर तो ये साइकिल देखी है बहुत अच्छे से आपको दिखती भी है, लेकिन कहीं कहीं जो रेफरेंस बुक होती है उसमें कुछ और तरीके से दे रखी होती है साइकिल, आप कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी। अब ये जो साइकिल है, हम TCA साइकिल को हम दोनों तरीकों से डिस्कस कर सकते हैं। हम इस तरीके को लेकर के चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, आपको हर एक चीज बारीकी से पता लगेगी कब क्या किस चीज का कन्वर्जन हो रहा है। देखो, अब एसिटाइल कोएंजाइम में जो सिंथेसाइज हुआ था, उस एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि 2 कार्बन का है, इसको फिक्स करा गया है किसके ऊपर, ऑक्सैलो एसिटेट के ऊपर। ये ऑक्सैलो एसिटेट कितने कार्बन नंबर का है, 4 कार्बन का है। अब ये 4 5 6 मतलब टोटल 6 कार्बन हो गए। अब जो ये सिट्रेट बना है बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, एंजाइम का नाम आपको याद रखना है सिट्रेट सिंथेज। पहली रिएक्शन ये हुई है सिट्रेट सिंथेज की, और फाइनली आपका 6 कार्बन का सिट्रेट सिंथेसाइज हुआ है। H2O की इसमें रिक्वायरमेंट रही है, कोएंजाइम ए सल्फाइडल ग्रुप के साथ ये रिमूव हो चुका है, आउट हो चुका है। अब ये सिट्रेट जो होता है कन्वर्ट करा जाता है आपका एकोनिटेज एंजाइम की मदद से, जिसको आपको आयरन एज अ मेटल आयन की जरूरत रहती है, और H2 आपका रिलीज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटेट में।
ये है आपकी दूसरी रिएक्शन। अब ये सिस एक्विनेटेड वापस से एक्विनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2O की रिक्वायरमेंट करके और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी आपकी थर्ड रिएक्शन। मतलब पहले क्या बना, ऑक्सैलो एसिटेट से सिट्रेट, सिट्रेट से सिस एक्विनेटेड से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद फाइनली कन्वर्जन होना स्टार्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है ये है आपका 5 कार्बन का, मतलब यहां तक भी 6 कार्बन थे, ये भी 6 कार्बन था और ये भी आपका 6 कार्बन है। तो आपने देखा कि 6 कार्बन किस तरीके से कंजर्व है आपका आइसोसिट्रेट। जहां जहां पे CO2 रिलीज हो रहा है पूरी साइकिल के अंदर, पूरे आपके रेस्पिरेशन के अंदर जहां जहां CO2 रिलीज हो रहा है वहां वहां से कार्बन निकल के भाग रहे हैं कंपाउंड में से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जैसे यहां पर आइसोसिट्रेट में से CO2 कहां भाग गया, बाहर। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है और फाइनली आपका एक NAD से, NAD एज अ कोफैक्टर आपका NADH प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये NADH यहां पर हमें पहला मिल गया है। एक तो ये हो गया, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, ये था आपका फोर्थ स्टेप। अब 5 कार्बन का बन गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में आपका कोएंजाइम ए ऐड करा जाएगा। यहां पे आपका कोएंजाइम ए एक और दे दिया जाता है, कोएंजाइम ए प्लस सल्फाइडल ग्रुप के साथ, कोएश जिसे कहते हैं। फाइनली CO2 यहां से रिमूव हो जाता है और आपका कोएश सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्रिएट हो जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया है। एक NADH यहां पर और प्रोड्यूस हुआ है, NAD एज अ कोफैक्टर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और फाइनली आपका एक NADH और प्रोड्यूस, मतलब सेकंड NADH आपका यहां पे क्रिएट हो गया, सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये कौन सा स्टेप है आपका, फिफ्थ स्टेप। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। ध्यान रखते हुए चलना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फाइनली यहां से आपका एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन करता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज की बात हो रही है, सिंथेटेज की बात जहां पर आई है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। GDP प्लस PI की प्रेजेंस में ये फाइनली GTP क्रिएट करेगा। GTP का मतलब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने ATP सुना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ काइंड ऑफ अ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे TTP हो जाता है, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से जैसे आपने ATGC सुना है ना, जो DNA के अंदर होता है, उसी तरीके से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरीके से GTP। अब ये GTP का जो होता है ना, इंटर कन्वर्जन हो जाता है किसमें, आपका ATP में। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे ट्रांजिशन रिएक्शन होती है कि मतलब ATP से GTP में कन्वर्ट हो जाता है। कोएंजाइम में वापस से रिलीज हो जाता है और मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर की यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम को। दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिक्स्थ रिएक्शन। यहां पे अब एक क्या है आपका, अब यहां से क्या है आपका फिफ्थ कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम वापस से क्या बन गया आपका सक्सिनेट। अब यहां से सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट से कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में FADH2, FAD एज अ कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और FADH2 क्रिएट होता है। यहां पर फर्स्ट आपका एक FADH क्रिएट हुआ है फर्स्ट। ठीक है, याद रखना है FADH2 कहां से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से। अब ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रहा है, दिस एंजाइम इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब ये जो एक एंजाइम है, जो ये 7th स्टेप का एंजाइम है, ये 6th स्टेप हो गया, आपका 4th हो गया, फाइनली 5th हो गया और ये 6th हो गया। 6 के बाद ये हो गया 7th स्टेप। ठीक है, ये 5th स्टेप है और ये आपका 6th स्टेप हो गया, ये 7th स्टेप का जो एंजाइम है ये कहां प्रेजेंट है आपका, ये प्रेजेंट है बेसिकली आपका ETC का पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। फ्यूमरेट से आपका क्या क्रिएट हुआ, FADH2 के बाद फाइनली एक H2O की रिक्वायरमेंट रहती है और फ्यूमरेज एंजाइम आपका मैलेट में कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट को। फ्यूमरेट से मैलेट बना और मैलेट से फाइनली आपका ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से 4 कार्बन का आपका सिंथेसाइज हो गया NADH। और एक और आपका मतलब थर्ड आपको NADH मिला है, मतलब थर्ड अमाउंट ऑफ NADH मिला है और एक FADH2 मिला है। तो किस तरीके से साइकिल रन हो रही है, वापस से आपका ऑक्सैलो एसिटेट किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है और कहां पर कार्बन आपका रिलीज हुआ है। मतलब 2 कार्बन ही रिलीज होने हैं बस, 5 कार्बन फाइनली आपके 2 कार्बन जहां रिलीज हो गए, एक ये कार्बन आपका रिलीज हो गया और यहां पर क्या क्रिएट हो गया आपका 4th कार्बन का बन गया। 4th कार्बन का था 4 कार्बन का ये बन गया 4th कार्बन, सारे के सारे 4 कार्बन के रिलीज हो गए। ये सब 4th कार्बन, ऑक्सैलो एसिटेट 4th कार्बन, मैलेट 4 कार्बन, फ्यूमेट 4 कार्बन का। ठीक है, क्योंकि एक CO2 कहां रिलीज हुआ है, ये देखो, तो ये क्या बन गया अल्फा कीटो ग्लूटेट 5 कार्बन में से फाइनली आपका एक CO2 कहां रिलीज हुआ है, यहां रिलीज हुआ है। तो इसके बाद ये क्या कितने का बन गया आपका सक्सिनल कोएंजाइम है, ये आपका 4 कार्बन का, ये है आपका 4th कार्बन सक्सिनल कोएंजाइम। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो किस तरीके से आपकी साइकिल रन हुई है, इस साइकिल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली है, उनकी एक बार गिनती कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें बाद में आपका ATP की पता लगाना है कि किस तरीके से आपके कितने ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं। देखो, क्रैब साइकिल,
क्रैब साइकिल में क्या क्या रिलीज हुआ है आपके, कितने, एक NADH यहां पे, एक, दो और तीन, तीन NADH रिलीज हुए हैं, 3NADH, वो भी किससे, आपका एक क्रैब साइकिल, वन क्रैब साइकिल, यहां पे दो क्रैब साइकिल रन हुई हैं, तो आपके दो क्रैब साइकिल के हिसाब से 6 हो गए आपके NADH। एक जो है FADH2, वन जो है FADH2 रिलीज हुआ है, याद रखना है। तो दो साइकिल के हिसाब से आपके दो FADH2 हो गए, और एक आपका GTP रिलीज हुआ है। GTP का इंटर कन्वर्जन होकर के वो ATP में कन्वर्ट हो गया है, तो यहां पर अगर दो क्रैब साइकिल रन हुई है तो आपके दो ATP में, ठीक है, याद रखना है। तो टोटल कितने आपके, छह, छह आपके NADH, दो आपके FADH2 और दो आपके ATP रिलीज हुए हैं क्रैब साइकिल के अंदर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, अभी तक जितना हम पढ़ते हुए हैं सभी का कैलकुलेशन लास्ट में जाकर के हमें निकालना होगा, ठीक है। सो क्रैब साइकिल से हमें ये सारी चीजें मिली है, और किस तरीके से आपने देखा कि आपका जो 6 कार्बन का सिट्रेट था वो फाइनली आपका कैसे 4 कार्बन के ऑक्सिलो एसिडेट में कन्वर्ट हुआ है, किस किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट रही है। टोटल 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स की ये साइकिल पूरी की पूरी रन होती है। उसी तरीके से आपकी जो मैंने इसलिए बोला था कि अगर हम उस फिगर को हम अच्छे से लेते हैं, अच्छे से अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हमारी सारी चीजें साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये एनसीईआरटी की साइकिल है, बेसिकली एनसीईआरटी की फिगर है। तो जैसा उसमें दिखा रखा है एनसीईआरटी के अंदर सिट्रिक एसिड है और फाइनली अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे इलैबोरेट करके देखें तो सिट्रिक एसिड पहले किस में कन्वर्ट हो रहा था, आपके 6 एकोनिटेट में, 6 एकोनिटेट के बाद आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट के बाद फाइनली कन्वर्ट हो रहा था किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। देखिए यहां पर पहले सिट्रेट था, फिर 6 एकोनिटेट, फिर आइसोसिट्रेट। नेक्स्ट, अगर हम टोटल यील्ड की बात करें तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम से हमें कितने, तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। CO2 आपके दो रिलीज हो चुके हैं, NADH2 3, FADH2 1 एंड ATP और GTP की बात करें तो 1। तो मतलब अगर हम बात करें तो आपके 6 NADH रिलीज हो गए और दो आपके FADH2 और दो आपके ATP रिलीज हुए हैं आपके पूरी दो क्रैब साइकिल को रन करने के बाद। नेक्स्ट, अभी जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल की बात करते हैं। क्रैब साइकिल्स, इट इज अ काइंड ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे, इट इज अ काइंड ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। क्यों, देखो एसिटाइल कोएंजाइम यूज फॉर फैट सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस मतलब एनाबॉलिज्म हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम का हम यूज कर सकते हैं और फैट सिंथेसिस कर सकते हैं। क्रैब साइकिल इंटरमीडिएट यूज फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। क्रैब साइकिल के मतलब ये सारे के सारे एग्जांपल किसके दे रखे हैं, यहां पर ये दे रखे हैं आपके एनाबॉलिज्म के, एनाबॉलिज्म के। अब कैटाबॉलिज्म का यहां पे क्या एग्जांपल है, कैटाबॉलिज्म का ये एग्जांपल है क्योंकि इसमें 6 कार्बन का जो सिट्रेट है वो फाइनली कहां कन्वर्ट हो रहा है, 6 कार्बन का सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सिट्रेट से आपके ऑक्सैलो एसीटेट जाने में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, दो आपके CO2 रिलीज हो रहे हैं, दो आपके CO2 रिलीज होने के बाद आपके NADH रिलीज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म रिएक्शन, कंप्लीटली नोन एज अ, कलेक्टिवली नोन एज अ एम्फाबॉलिक पाथवे। अब एम्फाबॉलिक पाथवे की बात करें तो क्रैब साइकिल हम जानते हैं इट इज अ काइंड ऑफ एम्फाबॉलिक पाथवे। ये बात भी हमने अभी डिस्कस करी, क्योंकि एनाबॉलिज्म की जैसे जैसे हम रिएक्शन की बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में हम फैट सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। क्रैब साइकिल के जो इंटरमीडिएट हैं उनको हम अमाइनो एसिड सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। अमाइनो एसिड सिंथेसिस में कैसे, देखो हम बात कर रहे हैं पायरुवेट की। पायरुवेट जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है किससे, आपका एलानीन से, एलानीन अमाइनो एसिड से, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट जो सिमिलर स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड। हम बात करें आपके अल्फा कीटो ग्लूटरेट की, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, तो ये सिमिलरिटी रखता है आपका ग्लूटामेट से, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड से। तो ये कुछ इंटरमीडिएट हैं आपके क्रैब साइकिल के जो आपके सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं किससे, आपके एलानीन से। अगर इनके अंदर ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो जाए इन सभी के अंदर तो आपके अमाइनो एसिड क्रिएट हो जाएंगे। कौन सी रिएक्शन, इन सभी के अंदर अगर ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो जाए, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया कि क्रैब्स इंटरमीडिएट यूज्ड फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। पायरुवेट इट इज यूज्ड फॉर अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं तो इस पायरुवेट को वापस से यूज करा जा सकता है आपका ग्लूकोज क्रिएट करने में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर फाइनली क्या क्रिएट होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज को जनरेट कर सकते हैं पायरुवेट की मदद से। सो दिस इज अ कॉल्ड ऑफ अ एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ अ क्रैब साइकिल, ठीक है। अब आपने बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज के बारे में जाना अभी तक, ठीक है, और यहां पर अमाइनो एसिड की भी बात हो गई, ठीक है, फैट की भी बात हो गई है। देखो एसिटाइल कोएंजाइम यूज फॉर अ फैट सिंथेसिस। अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर रहे हैं, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात कर रहे हैं, तो ये फाइनली क्या क्रिएट कर रहा है, आपका फैट्स, ठीक है। तो यहां पर तीनों बायोमोलिक्यूल्स आ गए हैं,
कैसे? ये कहां से क्रिएट हो रहे थे? ये सभी के सभी क्रिएट हो रहे थे आपके कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा था? आपका ग्लूकोज से क्रिएट हुए हैं। अब इन्हीं से ही फाइनली आपका क्या बने हैं? प्रोटीन बन रहे हैं। किस तरीके से? आप लोग देख लो, अमीनो एसिड आपकी आंखों के सामने है। अब इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से ही फाइनली आपके फैट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, फैट्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो कि तीनों के तीनों बायोमोलिक्यूल्स आ गए हैं। ये जो अभी तक हम पढ़ करके आए हैं, ग्लूकोज से लेकर क्रैब साइकिल तक का सफर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब उसी तरीके से जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, फैट्स है, फैट्स का मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसी तरीके से तीनों जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म आकर के कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर मिलता है, किस तरीके से इनके इंटरमीडिएट आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी फॉर्म को। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पायरुवेट से, मैं अभी जरा अपना वीडियो को 2 मिनट क्लोज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। वेट अ मिनट। तो देखो, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि पायरुवेट से आप किस तरीके से अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, ऑक्सैलो एसीटेट से, अल्फा कीटोग्लूटेट से। तो डिफरेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट, क्रैब साइकिल के इंटरमीडिएट हैं, तो वो फाइनली क्या प्रोटीन क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, और उन्हीं इंटरमीडिएट से फाइनली आपका फैट भी सिंथेसाइज हो रहा है। तो किस तरीके से ये सभी के सभी बायोमोलिक्यूल्स आपस में एक जगह पर कोरिलेट करते हैं उन सभी मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और आपका फैट का मेटाबॉलिज्म, कहां एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे जाकर के मिल रहे हैं, किससे किन का कन्वर्जन हो रहा है, तो उनके बारे में एक छोटा सा ना डिस्कशन रखते हैं अभी। चलिए देखते हैं किस तरीके से मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो हम डिस्कस करते हुए हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ही था। स्टार्च की बात करें, सुक्रोज की बात करें, जब आप चावल खाते हो, दाल रोटी खाते हो, सभी के अंदर अगर स्टार्च होता है तो स्टार्च फाइनली आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहां तक की जो साइकिल थी ये क्या थी आपकी? ग्लाइकोलिसिस। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, पीडीसी। फिर उसके बाद ये आ जाती है क्रैब साइकिल। फाइनली आपके क्या क्रिएट होता है? एसिडाइल कोएंजाइम ए से आपके NADH और FADH2 क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज क्रैब साइकिल। ये हमने अभी डिस्कस करा है। इन तीनों चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है अभी, इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हम बात कर चुके हैं। फिर उसका क्रैब साइकिल के बाद जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और आपका ATP सिंथेसिस। ध्यान रखना है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें सिंथेसाइज हुई हैं, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। पायरुवेट सिंथेसाइज हुआ है और आपका एसिडाइल कोएंजाइम में सिंथेसाइज हुआ है। ठीक है, अब फैट के बारे में बात करते हैं। फैट जो होते हैं वो मोस्टली किसके मिलकर के बने होते हैं? ट्राइग्लिसराइड के। ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 इसके फैटी एसिड होते हैं, 3 फैटी एसिड, इसलिए नोन एज अ ट्राइग्लिसराइड। अगर आपको किसी को भी डाउट है फैट के बारे में तो आप जाकर के बायोनेक्टर्स की वेबसाइट पे या फिर हम बात करें यूट्यूब चैनल पर जाकर के फटाफट से बायोमोलिक्यूल्स बाय बायोनेक्टर्स आप सर्च कीजिए और फटाफट से देखिए कि बायोमोलिक्यूल्स को कितने अच्छे तरीके से बता रखा है फैट्स के बारे में। और ग्लिसरॉल का मतलब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 आपके फैटी एसिड्स होते हैं। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल जो है आपका कैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। देखो, ग्लिसरॉल को फाइनली आपके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है। अब ये जो लाइपेजेस एंजाइम जो होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में, ट्राइग्लिसराइड को। ग्लिसरॉल अलग चला जाता है, फैटी एसिड अलग चला जाता है अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट। ये DHAP याद है आपको कहां यूज हुआ था? ये DHAP रिलीज हुआ था आपका ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट में क्लीवेज स्टेप पे, जब हमने बात करी थी आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फाइनली आपका एल्डोलेज एंजाइम की मदद से डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और आपका अलग क्रिएट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद ये एंटर कर जाता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर जाता है और ग्लिसरॉल से आपका क्या सिंथेसाइज हो गया? फैट से आपका क्या सिंथेसाइज हो गया? आपका पायरुवेट। यहां से पायरुवेट बन जाएगा और फिर पायरुवेट से एसिडाइल कोएंजाइम में और फिर फाइनल से भाई आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपका स्टार्ट हो गया। अब फैटी एसिड किस तरीके से काम करते हैं? जो फैटी एसिड यहां आ गए थे उन फैटी एसिड का क्या होगा? फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा और बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद आपका क्रिएट होगा एसिडाइल कोएंजाइम में, और ये एसिडाइल कोएंजाइम में वापस से कहां चले जाएंगे? आपके क्रैब साइकिल के अंदर, यहां पे जाके क्रैब साइकिल। तो वापस से आपने देखा कि फैट से, एक फैट मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब फैट थे बॉडी के अंदर और उन फैट का मेटाबॉलिज्म हुआ और उनसे क्या क्रिएट हुए? आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से कन्वर्ट करा जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। प्रोटीन की बात करें, नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल जो है प्रोटीन में, प्रोटीएसेस एंजाइम जो होते हैं उन्हें अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। और अमीनो एसिड्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अगर उनके अंदर ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो जाए तो कीटो एसिड्स क्रिएट हो जाएंगे। कीटो एसिड्स कैसे? पीछे देखो फटाफट से देखो। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो जाए पायरुवेट से, अगर एक पायरुवेट में अगर एक अमाइनो एसिड जोड़ दिया जाए तो फाइनली आपका एलेनिन बन जाएगा। एलेनिन के अंदर अगर, इसलिए कहा गया है प्रोटीन के अगर अमाइनो एसिड्स पे अगर
ट्रांसअमीनेज वर्क करेंगे तो कीटो एसिड क्रिएट करेगा। कीटो एसिड कुछ नहीं है, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है, बेसिकली कुछ नहीं, पायरुवेट क्रिएट कर देगा, या फिर हम बात करें आपका क्रिएशन हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट का, ऑक्सैलो एसीटेट, या फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये सभी के सभी कीटो एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है, केवल एक एंजाइम याद रखना है, ट्रांसअमीनेज। ठीक है, अब वही चीजें क्रैब साइकिल में फाइनली चले जाएंगे, क्योंकि ये सभी इंटरमीडिएट किसके हैं, क्रैब साइकिल में। तो आपने देखा फाइनली सभी का सभी मेटाबॉलिज्म कहां पे, कार्बोहाइड्रेट से कहीं ना कहीं लिंक है। तो इसलिए समझना, इस पूरे चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में जो अच्छे से डिस्कशन कराया भी गया है, और एनसीईआरटी ने जो आपके बारे में आपके लिए रख रखा है कि केवल अगर आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से पढ़ते हो तो आपको प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म आप इस चार्ट के जरिए जो बायोनेक्टर्स ने आपको बताया है, या फिर हम बात करें डिफरेंट फैट मॉलिक्यूल्स का जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आपको बताया, तो इससे आप अच्छे से समझ भी पाओगे कि किस तरीके से सभी का मेटाबॉलिज्म जो है वो लिंक हो रहा है किससे, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स चैनल।